Hello everyone, I am Rahul Kumar Prajapati and you are watching SST Paradise Achievers. Today I am going to say on the topic of Conquest of Bengal. This is the second part of Establishment of Company Rule in India. Conquest of Bengal. अलवर्दी खां ने यूरोपियन मर्चेंट को अपने अंडर में रखा था, लेकिन जैसे ही सिराजुद्दौला इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके जो पोते रहते हैं उसका नाम था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला राजा बनते हैं। इस समय ब्रिटिशों ने सोचा कि अब तो अलवर्दी खां मर गए हैं, क्यों ना कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन कर लेते हैं। तो ये लोग कलकत्ता का फोर्टिफिकेशन करने लगते हैं, यानी दुर्गीकरण करने लगते हैं। अब इसकी सूचना जब सिराजुद्दौला को मिलती है तो सिराजुद्दौला एक बड़ी सी सेना लेकर के इस कार्य को रुकवा देता है और उस कलकत्ता को अपने अंडर में कर लेता है। अब जब इसकी सूचना मद्रास में, यहाँ मद्रास है, मद्रास वाले एरिया में रह रहे रॉबर्ट क्लाइव नामक अंग्रेज अधिकारी को मिलती है तो एक बड़ी सी सेना लेकर के जो है बंगाल पहुँचता है और कलकत्ता को रिकैप्चर्ड करा लेता है। अब बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी इन 1757। इसका नाम प्लासी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पलास के फूल पाए जाते थे और उन्हीं पलास के फूलों के कारण इसका नाम प्लासी पड़ा। और दूसरा कारण, अंग्रेज पलास को पलास नहीं बोल पाते थे, उसको प्लसी प्लसी करते थे, इसलिए इसका नाम प्लासी पड़ा। यह रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीतता है। कारण केवल इतना ही था कि मीर जाफ़र जो इसका सेनापति था वो इससे धोखेबाजी कर देता है, क्योंकि वो खुद ही राजा बनना चाहता है और इसी कारण उसने जो है सिराजुद्दौला से विमुख होकर के अंग्रेज़ों से हाथ मिला लिया और युद्ध नहीं किया और अपने अधिकारियों को युद्ध न करने की हिदायत दे दी, जिस कारण से रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है और मीर जाफ़र जो है राजा बन जाता है और सिराजुद्दौला हार जाता है। अब इससे खुश होकर मीर जाफ़र ढेर सारा मनी जो है रॉबर्ट क्लाइव को गिफ्ट करता है और 24 परगनों की भूमि जो है इसको देता है। अब चूँकि अंग्रेज़ों को ढेर सारा मनी मिल चुका था तो वे बार बार जो है मीर जाफ़र से पैसे की डिमांड करते थे। अब जब बार बार करने लगे तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक बार जो है मना कर दिया। जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव ने मना किया वैसे ही जो है अंग्रेज़ों ने क्या किया, इस मीर जाफ़र को ही गद्दी से उतार दिया और इसी के दामाद मीर कासिम को नया राजा बना देते हैं। लेकिन मीर कासिम बड़ा चालाक था। इसी का जो है युद्ध होता है। इसने एक युद्ध लड़ा था जिसका नाम है बैटल ऑफ बक्सर 1764। ये बक्सर जो है बिहार में पड़ता है और ये चालाक था, इसने जो है ट्रिपल अलियांस बनाता है। शाह आलम द्वितीय को अपने साथ रखता है और शुजा-उद-दौला, इन लोगों को साथ में लेकर के अंग्रेज़ों से युद्ध लड़ता है। अंग्रेज़ों का जो अधिकारी था इस समय उसका नाम था हेक्टर मुनरो, लेकिन ये लोग हार जाते हैं। इस कारण से इनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी कर को लगाने और वसूलने का अधिकार अंग्रेज़ों को देना पड़ता है। इससे जो है उनको बहुत सारा घाटा सहना पड़ा भारतीयों को। अब देखिए डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल 1765 से लेके 1772 तक। ये डुअल गवर्नमेंट क्यों कहलाती है? क्योंकि जनता पर दोहरा शासन था, एक तो राजा का शासन था और दूसरा ब्रिटिशों का शासन था, इसीलिए इसको दोहरा शासन बोलते हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है नवाब के अंडर में आता था, यानी नवाब को सैनिकों का पूरा खर्चा देखना पड़ता था। और इधर कंट्रोलिंग की जब बात आती है तो ये बात ब्रिटिशों के अंडर में आती थी और न्याय से लेकर के रिवेन्यू कलेक्शन तक ये पूरा पैसा जो है ब्रिटिशों के पास जाता था। इस तरह से भारतीय राजाओं को दोहरा मार लग रहा था, क्योंकि ये पैसे बहुत ज़्यादा कलेक्ट कर रहे थे और भारतीयों को पैसे दे नहीं रहे थे, यानी टैक्स ज़्यादा लगा रहे थे, जिससे भारतीयों का शोषण ज़्यादा होता जा रहा था। और जैसे ही बंगाल का अकाल होता है 1770 के आसपास, वैसे हजारों लोग मर जाते हैं और नवाब के पास इतने पैसे नहीं रहते हैं कि इनको भोजन दे पाए और ब्रिटिशों ने इनके बचाव के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया था। अब ये डुअल गवर्नमेंट बहुत ही बेकार था, इसीलिए जब अगला गवर्नर जनरल आता है जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, वो जो है इस दोहरे शासन को हटा देता है। फिर होता है एंग्लो मैसूर वार। ये 1760 में
जब हैदर अली शासक बनता है तो वो अपने आसपास के क्षेत्रों को विजित करना शुरू कर देता है, जैसे बेडनूर, सुंदरा, सेरा, कनारा, गुटी। ये सारे प्लेस जो है हैदर अली के अंडर में आ जाते हैं। इसको देखकर अंग्रेज़ बहुत सशंकित हो गए थे। अब अंग्रेज़ ये सोचते हैं कि कैसे न कैसे हो करके इस हैदर अली के प्रभाव को कम किया जाए। तो वो एंग्लो मैसूर वार, जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होता है, जो 1767 से लेकर 69 तक चलता है। इसमें अंग्रेज़ों ने एक पहले, क्योंकि अपने अंदर तो उतनी क्षमता नहीं थी कि अकेले हैदर अली से लड़ पाएँ, इसलिए अंग्रेज़ों ने क्या किया, निज़ाम और मराठों को अपनी ओर मिला लिया। और इस बात को हैदर अली जान गया और तुरंत जो है मराठों को कहा कि हम आपके ऊपर कभी भी अटैक नहीं करेंगे। ठीक है, इससे मराठा जो है इनके ओर आ गए, क्योंकि ये भी पीस चाह रहे थे और हैदर अली भी पीस चाह रहा था, इसलिए ये दोनों एक साइड हो जाते हैं। और निज़ाम को ये कहा कि हम आपको एक विशाल भूभाग देंगे। इस तरह से निज़ाम को भी अपने साइड ले लेता है और इस तरह से वो अर्काट वाला रीजन जो है हैदर अली जीत जाता है। और ये वार जो है कैसे ख़त्म हुआ, एक संधि के द्वारा ख़त्म होता है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वार 1780 से लेके 1784 तक चलता है। ये एक प्लेस को लेकर होता है, ये माहे प्लेस है, ये फ्रेंच के अंडर में होता है। यहाँ है माहे, ये मंगलोर है और इधर वाला एरिया ट्रावनकोर वाला एरिया है, यही माहे है। इसी को लेकर, ये फ्रेंच कॉलोनी है, इसी को लेकर ब्रिटिशों ने जो है अटैक करने की सोची, लेकिन हैदर अली ने परमिशन नहीं दिया। तो ब्रिटिशों ने क्या किया, हैदर अली के ऊपर ही अटैक कर दिया और हैदर अली ने अर्काट जीत लिया था। मगर जो है इस युद्ध में हैदर अली मारा जाता है और इसका पुत्र जो रहता है टीपू सुल्तान, वो अंग्रेज़ों से युद्ध जारी रखता है। और ये युद्ध जो है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, एक संधि होती है 1784 में, इस संधि से ये युद्ध समाप्त कर दिया जाता है। टीपू सुल्तान एक बहुत ही बेहतरीन योद्धा था। इसके पास जो तलवार थी वो बहुत विशाल थी, लंबी तलवार थी और बहुत मजबूत थी। और ये तलवार जो है अगर दुश्मन को मार दिया जाए तो उसको सुरक्षा कवच तक को भेद देती थी। और ये बहुत भारी तलवार थी, इसको केवल टीपू सुल्तान ही चला सकता था। अब बात करते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वार की, 1790 टू 1792। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने सोचा कि हम क्यों ना ट्रावनकोर पर अपना कब्जा कर लें, जबकि ये अंग्रेज़ों के अधिकार में था। इसी को लेकर टीपू और अंग्रेज़ों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय होती है। अब मजबूरन टीपू सुल्तान को जो है श्रीरंगपट्टम की संधि करनी पड़ती है, जो कि 1792 में होता है। और इसके तहत टीपू सुल्तान को अपने राज्य का एक विशाल भूभाग जो है अंग्रेज़ों को देना पड़ता है और इसके 2 सन जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में चले आते हैं, मतलब बंधक के रूप में। ये इस संधि का ही एक अंग था। अब बात करते हैं चौथे एंग्लो मैसूर वार की। ये चूँकि टीपू सुल्तान के जो बच्चे जो है ब्रिटिशों के अंडर में रहते हैं, तो ये सोचता है क्यों ना अंग्रेज़ों को परास्त करके अपने बच्चों को भी जो है छुड़ा लिया जाए। तो ये चौथा मैसूर युद्ध लड़ता है टीपू, लेकिन इस युद्ध में भी ये हार जाता है। यही इसका अंतिम युद्ध था। और चूँकि टीपू बहुत चालाक भी था, इसने जो है फ्रेंच से सपोर्ट मांगा था और फ्रेंच इसकी सपोर्ट के लिए राजी भी हो गए थे, मगर फ्रेंच की जो सेना थी वो सही समय पर नहीं पहुंच सकी। अब बात करते हैं एंग्लो मराठा वार की, जो है 1775 से लेकर 1782 तक चलता है। इसमें रघुनाथ राव और माधव राव, इन दोनों के बीच होता है। इस युद्ध में अंग्रेज़ जो है 2500 सैनिकों के साथ जो है रघुनाथ राव का साथ देते हैं और इधर माधव राव की सेना थी, जिसे सपोर्ट कर रहे थे मराठे को जो चीफ थे, सरदार थे, वो इसको सपोर्ट कर रहे थे। और ये युद्ध जो है चलता रहता है, लेकिन कुछ समय के बाद ट्रीटी ऑफ सालबाई से 1782 में ये समाप्त हो जाता है और जिसके तहत मराठों और अंग्रेज़ों के बीच एक संधि होती है, जिससे दोनों ही एक दूसरे के राज्यों पर 20 साल तक अटैक नहीं करेंगे।
अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वार की 1803 से लेके 1805 तक। ये युद्ध जो है पेशवाशिप की पोस्ट के लिए होता था। जैसे ये बहुत बड़ा पोस्ट होता था जस्ट लाइक पीएम, ठीक है। तो ये युद्ध बाजीराव सेकेंड के बीच और जसवंत राव होलकर के बीच हुआ था। मगर ये बाजीराव होलकर जो है अंग्रेज़ों के पास चले जाते हैं और उनके जो द्वारा बनाए गए सब्सिडियरी अलायंस रहता है, यानी सहायक संधि को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं हम जो है सहायक संधि को स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज इनका इस युद्ध में सपोर्ट करते हैं और इधर जसवंत राव होलकर की सेना में सिंधिया और भोसले ये इनको सपोर्ट कर रहे थे। मगर होता क्या है, इस युद्ध में बाजीराव सेकेंड और ब्रिटिश सेना की विजय होती है और ये लोग हार जाते हैं। इस कारण से इन तीनों को अपने राज्य का एक बड़ा भूखंड जो है अंग्रेज़ों को सौंपना पड़ता है। अब बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वार की 1817 टू 1818। चूँकि बाजीराव को भी सबऑर्डिनेट पोजीशन दिए अंग्रेज़ों ने दिया, इनको मुख्य पोजीशन नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनल मामलों में अंग्रेज़ों का हस्तक्षेप हो रहा था। अब इससे छुटकारा पाने के लिए बाजीराव ने सोचा कि क्यों न हम मराठा चिफ्टन्स को साथ में लेकर अंग्रेज़ों के ऊपर अटैक करें। तो इन्होंने ऐसा ही किया, मराठे मुखियाओं को अपने साथ लेकर के अटैक करते हैं। मगर इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज़ों की फिर से विजय हो जाती है। अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि बार बार मराठा हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्यों ना इनकी जो है पेशवाशिप की पोस्ट ही ख़त्म कर देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने पेशवाशिप की पोस्ट ही ख़त्म कर दी। इसके साथ साथ इन मराठाओं को इस सतारा नामक एक छोटे से क्षेत्र में सीमित कर दिया। अब बात करते हैं सिख वार, फर्स्ट एंग्लो सिख वार 1845 से लेके 1846 तक। जब तक पंजाब पे रणजीत सिंह का शासन था, अंग्रेज़ों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इस क्षेत्र को जीत जाएं। लेकिन जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो अंग्रेज़ों ने एक युद्ध करते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख एक तरफ रहते हैं और अंग्रेज़ एक तरफ रहते हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ इस युद्ध में जीत जाते हैं और सिखों की सेना हार जाती है। कारण केवल इतना था कि पीएम जो है लाल सिंह, वो खुद पंजाब का राजा बनना चाहता था। पीएम लाल सिंह और कमांडर तेज सिंह ये सिखों से धोखेबाजी कर देते हैं, जिसके कारण सिखों को अंग्रेज़ों के साथ एक ट्रीटी करनी पड़ती है जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ सालबाई, जिसके तहत सिखों को अपना एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र जुलंधर दोआब और जम्मू एंड कश्मीर ये अंग्रेज़ों को देना पड़ता है। अब बात करते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वार 1848 से लेकर 49 तक। चूँकि पंजाब का कुछ क्षेत्र जो है लाल सिंह के अंडर में था, तो अंग्रेज़ ये सोच रहे थे क्यों ना इसके पूरे क्षेत्र पर हम ही राज कर लें, ठीक है। तो इस पर झूठा केस बना करके उसको बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन लाल सिंह लॉर्ड डलहौजी से युद्ध करता है और लॉर्ड डलहौजी जीत जाता है और लाल सिंह हार जाते हैं और इस तरह से पंजाब पर पूरे पंजाब पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।